गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर से फिजिक्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज से हम 11th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है भौतिक जगत एवं मापन। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि ये फिजिक्स होती क्या है, अर्थात फिजिक्स है क्या। तो देखिए, जो फिजिक्स है वो लैटिन भाषा के फ्यूसिस वर्ड से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा के फ्यूसिस वर्ड से फिजिक्स की व्युत्पत्ति हुई। और इस फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रकृति। अर्थात जो फिजिक्स वर्ड है वो कहां से आया है? वो लैटिन भाषा के फ्यूसिस वर्ड से आया है, और फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर या प्रकृति। तो फिजिक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, फिजिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ नेचर। अगर मैं एक वर्ड में बात करूं तो फिजिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ नेचर। हिंदी में मैं बात करूं तो क्या हो गया? प्रकृति का अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है। अब आप कहोगे कि सर, प्रकृति का अध्ययन से आपका क्या मतलब है? तो देखिए, प्रकृति का अध्ययन का मतलब है कि आपके आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि कोई भी सेब है, तो अब सेब के पेड़ से जो सेब गिरता है वो ऑलवेज नीचे की तरफ ही गिरता है, वो कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाता। तो ये सवाल बनता है कि सर, सेब नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया? तो इसकी आप स्टडी करोगे कि सेब नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या प्रकृति के उसके पीछे नियम्स लगते हैं। उसी प्रकार जैसे इंद्रधनुष बन रहा है, तो इंद्रधनुष क्यों बन रहा है, कब बनता है, कैसे बनता है, तो इसकी आप स्टडी करोगे तो वो क्या है? फिजिक्स है। तो फिजिक्स का मतलब है कि आपके आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही है ना, वो क्यों हो रही है, उनके पीछे क्या लॉजिक्स है, क्या नियम है, उन सबको जब आप पढ़ते हो तो उन सब की जो स्टडी है वही क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है। अब देखिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट जिस जरूरत होती है जिस चीज की, वो होती है राशियां। अर्थात फिजिक्स में जब भी हम बात करेंगे तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है राशियां। और राशियां दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? राशियों को इंग्लिश में बोला जाता है क्वांटिटीज। देखिए, जो राशियां होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? भौतिक राशियां पहली, और जो दूसरी है उनको बोला जाता है अभौतिक राशियां। अब भौतिक को आप इंग्लिश में बोलते हो फिजिकल, और अभौतिक को बोलते हो नॉन फिजिकल। फिजिकल क्वांटिटीज और अभौतिक क्या हो गई? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए, भौतिक राशियां कौन सी राशियां होती है? तो भौतिक राशियां वे सभी राशियां होती है जिनको आप माप सकते हो, अर्थात जिनका आप क्या कर सकते हो? मेजरमेंट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई बॉडी दूं और पूछूं कि बताइए इसका द्रव्यमान कितना है, तो आप द्रव्यमान को माप सकते हो, बिल्कुल माप सकते हो। उसी प्रकार अगर मैं पूछूं आपको कोई वायर दूं और पूछूं कि बताइए इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, तो आप बता सकते हो। उसी प्रकार किसी रूम का अगर आपको टेम्परेचर पूछा जाए तो आप तापमान बता सकते हो। समय का आप मेजरमेंट कर सकते हो, वेग माप सकते हो, त्वरण माप सकते हो, बल का मापन कर सकते हो। तो ये सभी राशियां कौन सी राशियां कहलाती है? भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियों की डेफिनेशन क्या हो गई कि वे सभी राशियां जिनको आप माप सकते हो, वो सभी राशियां कैसी राशियां कहलाएगी? भौतिक राशियां। अब हम दूसरी बात करते हैं अभौतिक राशियों की, अर्थात नॉन फिजिकल क्वांटिटी की। तो देखिए, जिनका मापन किया जा सके ना, वो तो क्या हो गई? भौतिक राशियां। और जिनको मापा नहीं जा सके, अर्थात जिनका मापन संभव नहीं हो, अर्थात इन राशियों को आप केवल महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको किसी एग्जांपल से समझाऊं, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश है, तो क्या आप उसकी खुशी को माप सकते हो? क्या खुशी को मापने का कोई स्पेसिफिक उपकरण है जो माप के बताए कि भाई ये आदमी इतना खुश है? हाँ, ये बता सकते हो कम खुश है या ज्यादा खुश है, बट एग्जैक्ट मापन संभव नहीं है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति दुखी है, तो क्या आप उसके दुख का मेजरमेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। किसी को गुस्सा आ रहा है, तो क्या गुस्से को आप माप सकते हो कि कितना गुस्सा आ रहा है? नहीं माप सकते। उसी प्रकार प्यार है, ईर्ष्या है, नफरत है, इन सब का आप क्या कर सकते हो? मेजरमेंट नहीं कर सकते, इनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो जो राशियां होती है वो दो प्रकार की होती है, भौतिक और अभौतिक। भौतिक कौन सी हुई? जिनका मेजरमेंट संभव है। अभौतिक कौन सी हुई? जिनको माप नहीं सकते, अर्थात जिनको महसूस कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? द्रव्यमान, लंबाई, तापमान, समय, वेग, त्वरण, बल। और इनके क्या हो गई? खुशी है, दुखी है, दुख है, गुस्सा है, प्यार है, ईर्ष्या है
और नफरत है। तो ये है राशियों का क्लासिफिकेशन। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे भौतिक राशियों का। तो देखिए भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अर्थात भौतिक राशियों का वर्गीकरण। भौतिक राशियों का वर्गीकरण। अब हम क्या करेंगे, भौतिक राशियों को हम वर्गीकृत करेंगे अर्थात इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जो आपकी भौतिक राशियां होती है वो 3 प्रकार की होती है। तो देखिए कौन कौन से। देखिए पहला प्रकार है भौतिक राशियों में मूल भौतिक राशियां या मूलभूत बोला जाता है जिनको। दूसरी जो टाइप है वो है व्युत्पन्न भौतिक राशियां, और जो तीसरी टाइप है उनको बोला जाता है पूरक राशियां। अर्थात जो भौतिक राशियां हैं उनको हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया। कौन कौन से, मूलभूत, व्युत्पन्न और पूरक। मूलभूत को इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल, व्युत्पन्न को इंग्लिश में बोला जाता है डेराइव्ड, और पूरक को बोला जाता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। तो भौतिक राशियों को आपने कितने भागों में डिवाइड कर लिया, 3 भागों में। कौन कौन से, मूलभूत, व्युत्पन्न और पूरक। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि मूलभूत राशियां कौन सी होती है। तो देखिए मूलभूत राशियों की डेफिनेशन इस प्रकार दी जाती है कि वे सभी राशियां जो अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र हो, अर्थात किसी प्रकार के इनके ऊपर कोई पाबंदी ना हो, तो ऐसी राशियां क्या कहलाती है, मूलभूत राशियां। और जो फिजिक्स में जो मूलभूत राशियां मानी गई है ना, वो 7 राशियां मानी गई है। देखिए कौन कौन सी, तो मैं सातों के नाम लिख रहा हूं। पहली है द्रव्यमान, दूसरी है लंबाई, तीसरी है समय, चौथी है विद्युत धारा, पांचवी है ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये जो 7 राशियां हैं ये मूलभूत राशियां मानी गई है। कौन कौन सी हो गई, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये जो 7 राशियां हैं इनको फिजिक्स में क्या नाम दिया गया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अर्थात मूलभूत भौतिक राशियां। ये अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी भी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। तो अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। देखो नाम से ही पता चल रहा है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, अर्थात इनको आप डेराइव करोगे। और किन से डेराइव करोगे, मूलभूत राशियों से। तो इनकी डेफिनेशन ऐसे दी जाती है कि वे सभी राशियां जो मूलभूत राशियों के गुणनफल या भागफल से प्राप्त होती है। गुणनफल या भागफल से प्राप्त होती है वो सभी राशियां कैसी राशियां कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां। अर्थात अगर आप मूलभूत राशियों का मल्टीप्लिकेशन करते हो या डिवाइडेशन करते हो तो आपको कौन सी राशियां मिलेगी, व्युत्पन्न राशियां। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूं तो जैसे क्षेत्रफल है, तो छोटी क्लासों में आपने क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब मुझे बताओ लंबाई क्या है, मूलभूत राशि है, देख लो ये रही लंबाई। तो लंबाई कैसी राशि है, मूलभूत राशि है। और चौड़ाई भी तो एक लेंथ ही है भाई, दोनों का जो मेजरमेंट है वो आप मीटर में ही तो करते हो। लंबाई को भी मीटर में मेजर करते हो और चौड़ाई को भी आप किस में मेजर करते हो, मीटर में। इसका मतलब चौड़ाई भी क्या है, एक मूलभूत राशि। तो देखिए 2 मूलभूत राशियों का यहाँ गुणनफल हो रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, क्षेत्रफल मिल रहा है। तो क्षेत्रफल कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। उसी प्रकार में अगर आयतन की बात करूं तो आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो अब ये देखो क्या हो रहा है, लंबाई भी चौड़ाई भी मूलभूत राशि और ऊंचाई भी क्या है, मूलभूत राशि। तो ये देखो एक ही मूलभूत राशि को जब 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आयतन। इसका मतलब आयतन भी कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि। उसी प्रकार अगर मैं वेग की बात करूं तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं लंबाई बटा समय। अब देखो लंबाई मूलभूत राशि है, बिल्कुल है, समय मूलभूत राशि है। तो मैंने इसकी डेफिनेशन क्या दी थी कि मूलभूत राशियों के गुणनफल या भागफल से प्राप्त होती है। तो यहाँ देखो लंबाई में समय का भाग लग रहा है, यानी मूलभूत राशियों के भागफल से आपको क्या प्राप्त हो गया, वेग प्राप्त हो गया। उसी प्रकार त्वरण है, बल है, ये सभी कैसी राशियां हैं,
यह सभी व्युत्पन्न राशियां होती है। तो व्युत्पन्न राशियों की डेफिनेशन क्या होती है कि वे सभी राशियां जो मूलभूत राशियों के गुणनफल या भागफल से प्राप्त होती है वो कौन सी राशियां कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां। दूसरा सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए व्युत्पन्न स्वतंत्र है या परतंत्र है। मैंने क्या पूछा, मैंने ये पूछा है कि जो व्युत्पन्न राशियां हैं वो स्वतंत्र होती है या परतंत्र। तो आप बताइए कैसी राशियां हैं, ये स्वतंत्र है या परतंत्र। देखो अब जैसे मैं वेग की बात करूं तो ये क्या होगा, लंबाई बटा समय। अगर मैं लंबाई को चेंज करूं तो बताओ वेग चेंज होगा या नहीं होगा, होगा। उसी प्रकार अगर मैं समय को चेंज करता हूं तो भी वेग क्या होगा, परिवर्तित। इसका मतलब जो ये वेग है वो लंबाई और समय पर निर्भर कर रहा है, अर्थात मूलभूत राशियों पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब ये राशियां स्वतंत्र तो नहीं हो सकती। तो ये राशियां कैसी राशियां होती है, ये राशियां होती है परतंत्र, अर्थात ये क्या होती है, ये स्वतंत्र नहीं होती, ये मूल राशियों पर निर्भर करती है। तो ये हो गई व्युत्पन्न राशियां। अब हम देखिए तीसरी राशि की बात करते हैं जिनको बोला जाता है पूरक फिजिकल क्वांटिटी, पूरक राशियां। देखिए पूरक राशियों की डेफिनेशन क्या होती है कि वे सभी राशियां जो ना तो मूलभूत राशियों में काउंट हो और ना ही व्युत्पन्न राशियों में काउंट हो, तो ऐसी राशियां कैसी कहलाती है, ऐसी राशियां कहलाती है पूरक राशियां। तो ऐसी दो ही राशियां हैं, कौन कौन सी है, एक तो है समतल कोण जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्लेन एंगल, और जो दूसरी है वो है ठोस कोण जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सॉलिड एंगल। तो पूरक राशियां कितनी होती है, पूरक राशियां दो होती है। मूलभूत राशियां कितनी होती है, 7 होती है। और व्युत्पन्न तो कितनी हो सकती है, क्यों, क्योंकि ये तो मूलभूत राशियों से प्राप्त होती है। तो पूरक राशियों की डेफिनेशन तो आप इस प्रकार दोगे कि वो सभी राशियां जो ना तो मूलभूत में काउंट हो और जो ना ही व्युत्पन्न में काउंट हो। तो ऐसी राशियां कितनी होती है, दो, समतल कोण और ठोस कोण। तो अब देखो थोड़ी सी इनके बारे में बात कर ली जाए कि समतल कोण क्या होता है, ठोस कोण क्या होता है। तो देखिए समतल और ठोस कोण में क्या फर्क है। तो देखिए समतल नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा कोण जो किसी समतल पर बने। अब आप कहोगे कि सर समतल का मतलब क्या है, समतल का मतलब है कोई भी 2 डायमेंशनल सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जिस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो ये जो बोर्ड है वो क्या है, समतल है। आप अपनी नोटबुक में मेरे नोट्स लिख रहे हो तो जो आपकी नोटबुक है वो भी क्या है, समतल है। तो एक ऐसा तल जो 2 डायमेंशन हो, जैसे इसमें देखिए एक तो एक्स एक्सिस है और एक क्या है, वाई एक्सिस है। तो जो समतल कोण होता है वो हमेशा 2D में बनता है। और ये कहां बनेगा, सर्किल में। जैसे कोई भी मान लो ये एक सर्किल है तो यहाँ पे मैंने मान लो एक चाप काटा है AB, AB। तो ये जो एंगल थीटा है ना, ये एंगल कहलाता है समतल कोण। अब हम दूसरी बात करते हैं सॉलिड एंगल की या ठोस कोण की। तो देखिए जो ठोस कोण होता है वो होता है 3 डायमेंशन। हमेशा ध्यान रखना समतल कोण कैसा होता है, 2 डायमेंशन, और ठोस कोण कैसा होता है, 3 डायमेंशन। और 3 डायमेंशन कहां बनेगा, स्फीयर में बनेगा। अगर मैं जनरल एग्जांपल से आपको समझाना चाहूं तो मैं 2 एग्जांपल से आपको रिलेट कर सकता हूं। पहला एग्जांपल ठोस कोण का आपने कहां देखा होगा, आपने वो कोण वाली आइसक्रीम खाई होगी, खाई है कभी। तो यहाँ जो ये एंगल थीटा बनता है ना, ये एंगल कहलाता है ठोस कोण। और दूसरा एग्जाम्पल, आपने गर्मियों के दिनों में तरबूज खाए होंगे। तो आपने जब तरबूज किसी दुकान से या किसी गाड़ी से खरीदे होंगे तो आप उसको जाके क्या बोलते हो कि भैया इसकी टेस्टिंग करवाओ। तो वो हमेशा क्या करता है, इस प्रकार का एक पोर्शन काटता है ना, तो इसको उठा के बाहर निकाल लो। तो यहाँ जो ये एंगल थीटा बन रहा है ना, ये एंगल क्या कहलाता है, ठोस कोण। तो ठोस कोण के बारे में आप 2 चीजें ध्यान रखोगे कि ये हमेशा क्या होगा, एक तो 3 डायमेंशनल होगा और समतल कोण क्या होगा, 2 डायमेंशनल होगा। 2 डायमेंशनल कहां बनता है, जैसे एग्जांपल सर्किल हो गया, और 3 डायमेंशनल का स्फीयर के एग्जांपल क्या हो गया, स्फीयर हो गया। तो ये थे भौतिक राशियों के प्रकार। हमने 3 भागों में डिवाइड किया, मूलभूत, व्युत्पन्न और पूरक राशियां। अब देखिए आगे, यूनिट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हिंदी में बोला जाता है मात्रक। तो सबसे पहले तो यही कि मात्रक होता क्या है। तो देखिए मात्रक को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सपोज डेट मेरे पास एक कोई वायर है और मैंने बोल दिया कि इसकी लेंथ 3 मीटर है। क्या बोला कि एक आपके पास वायर है और उसके लेंथ मैंने बोल दी, उसकी लंबाई बोल दी कितनी है, 3 मीटर। अब आपको कैसे पता चला होगा कि इस वायर की जो लेंथ है वो 3 ही मीटर है। तो क्या किया कि जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक अन्य वायर लिया और मान लिया कि इसकी लेंथ 1 मीटर है। कितने लेंथ है इस वायर की, 1 मीटर।
अब हम क्या करेंगे कि इस वायर को इस वायर के साथ कंपेयर करेंगे, अर्थात इस लेंथ को हम यहाँ रख के देखेंगे और हमें पता चला कि ये जो वायर है वो इस वायर का कितना है, 3 गुना है। इसका मतलब जो ये 1 मीटर है ना, ये क्या हो गया, ये लंबाई का क्या हो गया, मात्रक हो गया। उसी प्रकार अगर मैं एक अन्य एग्जांपल से समझाना चाहूं, जैसे सपोज दैट ये मेरे पास कोई एक वस्तु है, मैंने बोल दिया कि इसका मास 3 किलोग्राम है। कितना है, 3 किलोग्राम। तो कैसे पता चला, तो उसके लिए भी हमने क्या किया कि एक अन्य छोटी बॉडी ली और मान लिया कि इसका मास कितना है, 1 किलोग्राम। अब आप क्या कर सकते हो, इसकी जो ये यूनिट है, ये जो बॉडी है, इसको इस बॉडी के साथ कंपेयर करोगे और आपको पता चला कि जो ये बड़ी वाली बॉडी है, इस बॉडी की कितनी है, 3 गुना है। तो ये बॉडी, इस बॉडी का मास जब 1 kg है, तो अगर ये बॉडी इसकी 3 गुना है तो आप क्या करोगे, 3 × 1 kg तो करोगे ना। तो इसका जो मतलब वजन हो जाएगा, मास हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 3 kg। तो इसका मतलब यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ हमने मानक निर्धारित कर रखे हैं, उन मानकों को ही क्या बोला जाता है, मात्रक। जैसे लंबाई के लिए हमने क्या निर्धारित कर लिया, मीटर कर लिया या सेंटीमीटर कर लिया या किलोमीटर कर लिया। उसी प्रकार द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, ग्राम, पाउंड। तो ये जो मानक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। अब देखिए मात्रक के बारे में एक दो प्रॉपर्टीज होती है मात्रकों की। पहली प्रॉपर्टीज तो क्या है कि ये इंटरनेशनली मान्य होने चाहिए, अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई इंडिया, जैसे ये कोई बॉडी है तो इस बॉडी का मास इंडिया में 1 kg है और जैसे ही आप यूएसए गए ये 1.5 किलो की हो गई, या मान लो ये 2 kg की हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही इस बॉडी का वेट कितना रहना चाहिए, 1 kg। दूसरा, ये वातावरण और परिवेश पे निर्भर नहीं करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कहीं टेम्परेचर ज्यादा है तो इस बॉडी का मास 1/2 kg हो गया और कहीं पे बर्फ गिर रही है तो इसका मास कितना हो गया, 2 kg हो गया। तो मात्रकों के बारे में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, और दूसरी वातावरण, परिवेश, तापमान, दाब, प्रेशर, इन सब का इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स अर्थात मात्रकों का आप क्या करेंगे, हम वर्गीकरण, जैसे हमने भौतिक राशियों का किया था उसी प्रकार हम मात्रकों का भी वर्गीकरण करेंगे। तो जो आपके मात्रक होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, पहला है मूल, दूसरा व्युत्पन्न और तीसरा क्या हो जाएगा, पूरक। अर्थात जिस प्रकार राशियों को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, कौन कौन से किया था, मूलभूत, व्युत्पन्न और पूरक राशियां, उसी प्रकार मात्रक भी 3 प्रकार के होंगे, मूलभूत, व्युत्पन्न और पूरक। मूलभूत को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, फंडामेंटल। तो क्या हो जाएगा, फंडामेंटल यूनिट्स। ये कैसी यूनिट्स हो जाएगी, डेराइव्ड यूनिट्स। और ये कैसी हो जाएगी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले मूलभूत मात्रकों की। तो देखिए जिस प्रकार आपने मूलभूत राशियां पढ़ी थी ना, तो आप इसकी डेफिनेशन इस प्रकार दे दोगे कि मूलभूत राशियों के जो मात्रक लगता है ना वो क्या कहलाएगा, मूल मात्रक। तो डेफिनेशन क्या हो गई कि मूलभूत राशियों के जो मात्रक लगाया जाता है, जो मात्रक लगाया जाता है वो मात्रक क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मूलभूत मात्रक। तो अब मुझे बताओ व्युत्पन्न मात्रक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा कि मूलभूत राशियों के जो मात्रक लगाया जाता है वो मूलभूत मात्रक होता है। तो व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक लगाया जाएगा वो मात्रक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। और उसी प्रकार पूरक राशियों के जो मात्रक लगाया जाता है वो कैसा मात्रक हो जाएगा, वो हो जाएगा पूरक मात्रक। अब मुझे बताओ मूलभूत राशियां कितनी थी, भाई 7 ही ना। तो मूल मात्रक भी कितने होंगे, मूल मात्रक भी 7 होंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए फिजिक्स में मूल मात्रक कितने होते हैं, तो 7। और दूसरी बात, पूरक राशियां कितनी थी, 2। तो बताइए पूरक मात्रक भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो 7 तो मूल मात्रक होते हैं फिजिक्स में और 2 क्या होते हैं, पूरक मात्रक होते हैं। तो अब मैं मात्रक बता देता हूं आपको। तो मूल राशियां कौन कौन सी थी, लंबाई। तो जो लंबाई का मूल मात्रक होता है वो होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। दूसरी मूलभूत राशि क्या थी, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। तीसरी क्या थी, समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। चौथी विद्युत धारा।
विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। चौथी तापमान, तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। इसके बाद बात करते हैं हम ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वो होता है कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। तो देखिए ये आपके पास 7 मूलभूत राशियां हैं और इनके जो मात्रक लगते हैं वो क्या हो जाएंगे? मूलभूत मात्रक। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। तो देखिए इंपॉर्टेंट है आपके जैसे हाफ ईयरली एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैंडेला। या इससे भी पूछा जा सकता है कि कैंडेला किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो किस भौतिक राशि का मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। उसी प्रकार पदार्थ की मात्रा पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मोल। या मोल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो किसका मात्रक है? पदार्थ की मात्रा का। तो जो मूलभूत मात्रक होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते क्या है? जो मूलभूत राशियों के जो मात्रक लगाया जाता है वो क्या होते हैं? मूल मात्रक। अब देखिए हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। तो व्युत्पन्न मात्रक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? भाई फिजिक्स की यही तो ब्यूटी है, यही सुंदरता है, यही खासियत है। देखो जब आपको मूलभूत मात्रकों की परिभाषाएं पता चल गई ना तो फिर व्युत्पन्न और पूरक आप अपने आप इनके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे यहाँ पे आपने क्या लिखा कि मूलभूत राशियों के जो मात्रक लगाया जाता है वो मूलभूत मात्रक है, तो व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक लगाया जाता है वो कैसा मात्रक हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। तो कौन कौन सी राशियां थी? जैसे क्षेत्रफल था, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, तो मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो जो ये मीटर स्क्वायर है वो कैसा मात्रक हो गया? व्युत्पन्न मात्रक। उसी प्रकार वेग क्या था? वेग था विस्थापन बटा समय। विस्थापन को आप किस में मापते हो? मीटर में। और समय को किस में मापते हो? सेकंड में। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। अगर मैं त्वरण की बात करूं तो त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग बटा समय। तो वेग का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। और समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड। तो क्या आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो मीटर स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये कैसे मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक लगते हैं वो मात्रक कैसे होते हैं? वो होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब हम बात करते हैं पूरक मात्रकों की। बताइए पूरक राशियां कितनी थी? 2। तो पूरक मात्रक भी कितने होंगे? 2। कौन कौन सी थी? समतल कोण और दूसरी क्या थी? ठोस कोण। तो समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और जो ठोस कोण होता है उसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। तो ये थे मात्रकों के प्रकार, मूलभूत, व्युत्पन्न और पूरक। मूल राशियों के जो लगते हैं वो मूलभूत, व्युत्पन्न के जो लगते हैं वो व्युत्पन्न और पूरक राशियों के जो लगते हैं वो पूरक मात्रक। मूलभूत राशियां कितनी होती है? 7 होती है। पूरक राशियां कितनी होती है? 2। तो 7 राशियों के जो मात्रकों में इंपॉर्टेंट ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और यहाँ पे यह भी पूछा जा सकता है कि समतल कोण और ठोस कोण के आप मात्रक बताइए। तो समतल का तो क्या हो जाएगा? रेडियन। और ठोस का क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन। यह था क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। किसकी बात करते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है मात्रक पद्धतियां। तो जो फिजिक्स में मात्रक पद्धतियां होती है वो 4 होती है। कौन कौन सी? पहली है CGS, दूसरी है MKS, तीसरी है APS और चौथा जो सिस्टम है वो है SI। तो कौन कौन सी मात्रक पद्धतियां हैं फिजिक्स में? 4। CGS, MKS, APS और SI। देखिए जो आपकी मैकेनिक्स है ना उसमें हम मोस्टली 3 ही राशियों की बात करते हैं, MLT। देखिए M का मतलब है मास, मास का मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान। L का मतलब है लेंथ, लेंथ का मतलब क्या हो गया? लंबाई। और T का मतलब क्या है? टाइम। तो जो ये आपके CGS है, MKS है, APS है और SI है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं इनकी फुल फॉर्म की बात करता हूं। तो CGS की फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर। क्या होती है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। MKS की फुल फॉर्म होती है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। APS की फुल फॉर्म होती है फुट, पाउंड और सेकंड। तो अब मैंने क्या कहा कि ये किस पे डिपेंड करते हैं? मोस्टली MLT पे। तो बताओ सेंटीमीटर किसका मात्रक होता है?
लंबाई का ही तो हो सकता है। तो आप इसके डेफिनेशन इस प्रकार दोगे कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को किस में मापा जाता है, सेकंड में, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, सीजीएस। उसी प्रकार अगर मैं एमकेएस की बात करूं तो आप क्या बोलोगे कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को किस में मापा जाता है, सेकंड में, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, एमकेएस। उसी प्रकार में अगर एपीएस की बात करूं तो आप क्या डेफिनेशन दोगे कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें लंबाई को किस में मेजर करते हो, फुट में, द्रव्यमान को किस में मेजर करते हो, पाउंड में, समय को किस में मेजर करते हो, सेकंड में, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, एपीएस। और जो आपका एसआई सिस्टम है ना, ये क्या है, ये एमकेएस का ही बड़ा रूप है। कैसे बड़ा रूप है, देखिए एमकेएस में तो आपने तीन ही राशियों को काउंट किया है भाई, मास, लेंथ और टाइम के बारे में बात की है, बच गई कितनी, चार और राशियां बच गई ना, तो आप इनको इनके अंदर कंटेन कर दो, जैसे विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा को अगर इसमें ऐड कर दोगे तो ऐसा सिस्टम क्या बन जाएगा, एसआई। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि भाई मास को आप किस में व्यक्त करोगे, किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा, एसआई सिस्टम। तो ये था आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सीजीएस का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ सेंटीमीटर, द्रव्यमान ग्राम और समय सेकंड में हो। एमकेएस लेंथ मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम और समय सेकंड। उसी प्रकार एपीएस में लेंथ फुट में, द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में। और एसआई में आप सातों मूलभूत राशियों को कंटेन करोगे तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा, एसआई सिस्टम कहलाएगा। तो ये है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और हमारा जो सिस्टम चलता है, हम फिजिक्स में जो सिस्टम पढ़ते हैं वो मोस्टली हम किसके बारे में बात करते हैं, एसआई सिस्टम के बारे में ही बात करते हैं। तो ये था आज पहला लेक्चर 11th क्लास की फिजिक्स का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।